दोस्तों, जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो कुछ चुने हुए नाम ही दिमाग में आते हैं। लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम आपको ओडिशा के घने जंगलों और प्राचीन किलों के बीच ले चलने वाले हैं। आज हम एक ऐसी बेबाक और भयानक क्रांतिकारी कहानी पर बात करेंगे जिन्होंने अपने दम पर एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ये कहानी है संबलपुर के अड़िग शेर वीर सुरेंद्र साई की। एक ऐसी दास्तान जो साहस, अटूट दृढ़ता और मातृभूमि से असीम प्रेम से भरी हुई है। अब देखिए, हम सबने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि आज़ादी का पहला बड़ा संघर्ष 1857 में शुरू हुआ था, है ना? लेकिन दरअसल सच्चाई इससे थोड़ी अलग और कहीं ज्यादा हैरानगेज है। इस स्लाइड पर नजर डालिए। यहाँ 1857 से कई दशक पहले ही इस धरती के कुछ वीर योद्धाओं ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक तगड़ा मोर्चा खोल दिया था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर आज़ादी की ये आग भड़कना शुरू कैसे हुई थी। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 1857 से पहले का विद्रोह और इस हैरानंगेज प्रतिरोध की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई? स्क्रीन पर दिख रहा ये साल 1809 बेहद महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी को जन्म होता है एक ऐसे योद्धा का जिसके नाम में ही शौर्य छिपा था, सुरेंद्र साई। कहा जाता है ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। बस वैसा ही था इनके साथ। एक राजवंश के आंगन में तलवारबाजी सीखते हुए ही ये तय हो गया था कि ये शख्स कभी किसी विदेशी ताकत के आगे घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि उन्हें हथियार उठाने पड़े? ये हमें ले जाता है हमारे अगले पड़ाव पर, संबलपुर का छीना हुआ सिंहासन और धोखे की वो मक्कारी भरी कहानी। अब जरा उस वक्त के हालात सोचिए। अंग्रेज अफसरों के बंद कमरों में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। नियम के हिसाब से देखा जाए तो सुरेंद्र साई ही संभलपुर के सिंहासन के असली उत्तराधिकारी थे। लेकिन अंग्रेज किसी भी कीमत पर एक आज़ाद ख्याल और मजबूत शासक को गद्दी पर नहीं बैठने देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कागजों में हेराफेरी की, छल कपट का सहारा लिया और उनके वैलिड दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, किसी भी तरह संबलपुर पर सीधा कब्जा करना। और दोस्तों, यही वो क्षण था जिसने आगे के संघर्ष की नींव रख दी। जब अंग्रेज अफसरों ने भरी सभा में ये फरमान सुनाया कि अब संबलपुर पर उनका राज होगा, तो सुरेंद्र साई डर कर चुप नहीं बैठे। उन्होंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए एक दहाड़ लगाई, जब तक मेरे शरीर में खून है, संबलपुर कभी गुलाम नहीं बनेगा। जरा सोचिए, उस वक्त उस कमरे का माहौल कैसा रहा होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये ललकार सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये अपने देश के लिए उनका अटूट विश्वास और समर्पण था। और यहीं से शुरुआत होती है उस भयंकर विद्रोह की, जिसे हम जंगल युद्ध के उस्ताद के इस हिस्से में अब डिटेल में देखेंगे। अगर हम इन दोनों पक्षों की ताकत को कंपेयर करें तो ये किसी डेविड और गोलायत की लड़ाई से कम नहीं था। एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर थी, जिसके पास फुल्ली ट्रेन्ड आधुनिक सेना, रिसोर्सेज और एरिया के परफेक्टली ड्रॉन नक्शे थे। और दूसरी तरफ सुरेंद्र साई के पास अपने ही अलग हथियार थे। वहां के घने और खतरनाक जंगल, पहाड़ों की चोटियां और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, वहां के आम लोगों का अटूट समर्थन। ये एक विशाल सेना और चतुर गेरिला वॉरफेयर की बेहद जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। इस लड़ाई की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि स्थानीय लोगों ने उन्हें सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक माना। स्थानीय गांव वाले खुशी खुशी उनके लिए खाना लाते, उन्हें छिपने की जगह देते और यहाँ तक कि उनकी सेना में जुड़ने के लिए आगे आते थे। मतलब जंगल की पूरी जनता एक होकर साम्राज्य से भिड़ रही थी। सही मायने में देखा जाए तो ये लोग ही इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। इस गरिल्ला वॉरफेयर ने अंग्रेजों को पूरी तरह हिला कर रख दिया। रात के अंधेरे में अचानक हमला होता और उनके बड़े बड़े मिलिट्री कैंप्स तबाह हो जाते। धीरे धीरे सुरेंद्र साई का नाम सिर्फ एक विद्रोह का नाम नहीं रहा, वो ब्रिटिश अफसरों और सेना के लिए एक भयंकर, डरावना खौफ बन चुका था। लेकिन क्या उनका ये संघर्ष आसानी से चलता रहा? आइए इस नए पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि गिरफ्तारी के बाद उनके हौसले क्या थे। जब ब्रिटिश सेना आमने सामने की लड़ाई में उन्हें हरा नहीं पाई, तो वही हुआ जो अक्सर होता था। उन्होंने धोखे का सहारा लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भारी जंजीरों में जकड़कर अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या इस लंबी और अंधेरी कैद ने इस शेर के इरादों को तोड़ दिया था? क्या उन जंजीरों ने वाकई उनकी आत्मा को कैद कर लिया था? तो इसका उत्तर सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे।
सालों बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत करने उनकी जनता उमड़ पड़ी। दरअसल उनकी उम्र जरूर बढ़ चुकी थी, पर उनके अंदर की देशभक्ति वाली आग बिल्कुल वैसी ही थी। जेल की सलाखों से बाहर आते ही किसी आराम या सुकून की तलाश करने के बजाय ये उम्रदराज पर अटूट योद्धा पलटकर सीधे वापस युद्धभूमि की तरफ निकल पड़ा। हार मानना तो जैसे उनके खून में ही नहीं था। अपने आखिरी समय में इतनी बढ़ती उम्र और थकान के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी। वो अंग्रेजों पर लगातार वार करते रहे और आखिरकार जब उन्हें दूसरी बार पकड़कर वापस अंधेरी कोठरी में बंद किया गया ना, तो वहां कोई पछतावा या निराशा नहीं थी। उन अंधेरी सलाखों के पीछे शांत बैठे उस योद्धा की आंखों में सदियों वाली दृढ़ता थी। अंग्रेजी साम्राज्य ने उनका शरीर तो हमेशा के लिए कैद कर लिया था, परंतु उनकी आत्मा पूरी तरह आज़ाद और अजेय थी। इस टाइमलाइन को बस कुछ रैंडम डेट्स की तरह मत देखिए। ये प्रैक्टिकली एक इंसान के आजीवन संघर्ष का पूरा ब्लूप्रिंट है। 1809 में जन्म लेने से लेकर 1857 के विद्रोह से बहुत पहले ही शंखनाद करने तक, धोखे से पहली बार कैद होने और फिर बुढ़ापे में वापस मैदान जंग में आने तक का लंबा सफ़र। अपनी आखिरी सांस तक जो उन्होंने 28 फरवरी 1884 को एक बंदी के रूप में ली, उन्होंने अपना एक एक क्षण सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि के नाम कर दिया था। और इसी भावुक क्षण के साथ हम इस कथा के अंत पर आते हैं। भले ही इतिहास की इन बड़ी बड़ी किताबों ने उन्हें और उनके जैसे दूसरे कई क्षेत्रीय वीरों को शायद भुला दिया हो, पर सच्ची वीरता को कागजों और पन्नों की जरूरत नहीं होती। आज भी उनका अद्भुत साहस उड़ीसा की मिट्टी में और वहां के लोगों के दिलों में धड़कता है। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। एक बार जरूर सोचिएगा कि आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे और कितने अनसुने वीर होंगे जिनकी कुर्बानियां आज तक अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रही हैं।